नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपका शहर, आपका रिपोर्टर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। और बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रेडियो कार्यक्रम मन की बात आज से फिर एक बार शुरू हो गया है। फिर से पीएम मोदी ने लोगों से मन की बात की आज, और इस दौरान पीएम मोदी ने कई मुद्दों पर बात की। विशेष तौर पर, खास तौर पर मन की बात के 111वें संस्करण में प्रधानमंत्री ने सभी लोगों से अपनी मां के नाम पर एक पेड़ लगाने की अपील की है। देश भर में प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम का प्रसारण भी हुआ। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय ने भी कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री की मन की बात को सुना। खास रिपोर्ट देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में पहली बार मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण हुआ। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय राजधानी के मधु पिल्लई चौक स्थित स्वदेशी भवन पहुंचे। उन्होंने बीजेपी के क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के साथ पीएम की मन की बात को सुना। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ खेल मंत्री टंकराम वर्मा और रायपुर उत्तर से विधायक पुरंदर मिश्रा के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान सीएम साय ने कहा कि पीएम मोदी ने एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम का आह्वान किया है। प्रदेश के सभी लोग अपनी मां के नाम एक पेड़ जरूर लगाएं। और हमारा भी आग्रह है छत्तीसगढ़ के लोगों से कि सभी अपनी माँ के नाम से एक पेड़ लगाएं। माँ अगर जीवित हैं तो उनको साथ में रखकर पेड़ लगाएं। अगर स्वर्गवासी हो गई हैं तो उनका फोटो रखकर पेड़ लगाएं। अगर पूरा देश एक एक पेड़ देशवासी लगाएंगे तो पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत बड़ा एक क्रांति आ जाएगा। एक तरफ जहां प्रदेश भर में पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण किया गया, तो दूसरी ओर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम पर तंज भी कसा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि पीएम मोदी 10 साल से मन की बात कर रहे हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी 10 साल से मन की बात कर रहे हैं, उसका क्या फायदा होगा? मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने लोगों से एक पेड़ मां के नाम लगाने की अपील की, तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी सभी से इस अभियान में शामिल होने की बात कही। इधर कांग्रेस इस अभियान को लेकर सवाल उठा रही है, जिसे लेकर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज, रायपुर। आगे बढ़ेंगे अब मध्य प्रदेश के साथ ही छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन की समीक्षा की जा रही है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली की मौजूदगी में चल रही बैठक में नेताओं ने जमकर अपनी भड़ास निकाली। जी हां, 4 दिन तक लोकसभावार होने वाली फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक का आज तीसरा दिन था, जिसमें फिर नेताओं ने खूब भड़ास निकाली है। आपको याद होगा, इससे पहले कवासी लखमा भी भड़क गए थे, बिफर गए थे और गुटबाजी को जिम्मेदार बताया था उनकी हार को लेकर। और भी कई नेता सामने आए हैं इसको लेकर। क्या कुछ है, रिपोर्ट देखिए इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद मंथन के दौरान गुटबाजी और भीतरघात की शिकायतें कई सीटों में उभरकर सामने आई हैं। साथ ही कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर नहीं कर पाने जैसे कारण भी सामने आए हैं। इसी बीच प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सत्ता और संगठन में तालमेल था, बावजूद इसके कहीं न कहीं कमियां रही हैं। वीरप्पा मोइली जी और हरीश चौधरी जी की टीम छत्तीसगढ़ आज तीसरे दिन है और लगभग 7 लोकसभा रायपुर में 2, रायपुर और महासमुंद, और कल बिलासपुर में 5 लोकसभा की समीक्षा होने के बाद आज कांकेर जा रहे हैं, जहां पर बस्तर लोकसभा और कांकेर लोकसभा की समीक्षा होना है। और इसके बाद कल फिर 2 लोकसभा, दुर्ग और राजनांदगांव, हमारे लिए पूरी 11 लोकसभा की समीक्षा होगी। इधर कांग्रेसी खेमे में हार की समीक्षा पर बीजेपी ने फिर चुटकी लेते हुए कहा है कि कांग्रेस को जनता नकार चुकी है, अब तो बस हार का ठीकरा फोड़ने सिर किसका हो इसकी तलाश है। साफ है कि कांग्रेस पहले विधानसभा और अब लोकसभा चुनाव में हार की वजह ढूंढ रही है। इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक हो ना हो, लेकिन कांग्रेसी खेमे में नेताओं की आपसी खींचतान और आरोप प्रत्यारोप पार्टी के भीतरी हालात का इशारा दे रहे हैं। इस बीच सीएम विष्णुदेव साय ने भी कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि ये उनका मामला है, वो लोग अपनी चिंता करें, हमें जनता ने चुना है, हमको उनकी उम्मीद पर खरा उतरना है। जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप का दौर चला है,
जिस प्रकार से आपस में विवाद चला है, तो ये आपस में लड़ने ही वाले हैं। देखने वाली बात तो केवल इतना होगा कि इस बुरी तरह से हार का, चाहे वो विधानसभा का हार हो, लोकसभा का हार हो, ठीकरा किस पर फूटेगा, ये देखने वाली बात होगी। अभी उनका मामला है, अब उस पर वो लोग चिंता करें, हम लोग को तो अपना देखना है। छत्तीसगढ़ की जनता ने हम लोग को सरकार में बैठाया है, तो उनके विश्वास में हम लोग खरा उतरें, उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान कर पाएँ, जो उनकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर पाएँ, इस पर हम लोगों की चिंता है। अब कांग्रेस तो ऐसा है कि वो डूबती हुई नैया है और वो बिखर गई है। कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी रायपुर के बाद अब बस्तर और कांकेर में मंथन कर रही है। इस बीच बीजेपी ने इस कवायद पर फिर सवाल उठाया तो कांग्रेस ने तंज कसते हुए बीजेपी को अपने हिसाब से आईना दिखाया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस पूरी कवायद का असर क्या होगा। क्या ये महज औपचारिकता और गुब्बार बाहर लाने का साधन मात्र है या इसकी फाइंडिंग पर आगे एक्शन भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। आगे बढ़ेंगे। विधानसभा के बाद लोकसभा में मिली हार पर कांग्रेस पार्टी लोकसभा सीटों की समीक्षा में जुटी हुई है। समीक्षा को लेकर राजनीतिक दल एक दूसरे पर पलटवार भी कर रहे हैं। दिव्यांगन समाज के शपथ कार्यक्रम में पहुंचे डिप्टी सीएम अरुण साव धमतरी पहुंचे थे और इस दौरान डिप्टी सीएम ने कांग्रेस की समीक्षा बैठक को लेकर पार्टी पर तंज कसा। उनका कहना है कि राजनीतिक दलों को हार और जीत की समीक्षा करना बेहद जरूरी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि विधानसभा और लोकसभा में मिली हार के बाद की जा रही समीक्षा का ठीकरा कांग्रेस पार्टी आखिर किस पर फोड़ेगी। देखिए, हर राजनीतिक दल को समीक्षा करने का अधिकार है, पर देखने वाली बात यह होगी कि इस विधानसभा के चुनाव का हार, लोकसभा के चुनाव का हार, ये ठीकरा किस पर फोड़ते हैं, ये देखने वाली बात होगी। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के बयान पर सियासत गर्मा गई है। हेमंत सोरेन ने बीजेपी शासित राज्यों के आदिवासी मुख्यमंत्रियों पर वार करते हुए उन्हें रबर स्टाम्प करार दे दिया, जिस पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय बुरी तरह बिफर गए। सीएम ने सोरेन पर जोरदार जवाबी हमला किया है, तो इस मामले में कांग्रेस भी अब कूद पड़ी है। पूरे मामले को जानने के लिए रिपोर्ट देखिए हमारे। जमानत पर जेल से बाहर आए झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय के निशाने पर आ गए हैं। साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर हेमंत सोरेन पर करारा पलटवार किया। साय ने लिखा है कि सोरेन आदिवासी समाज का अपमान न करें। आगे उन्होंने लिखा कि सोरेन परिवार ने जीवन भर अपने कृत्यों से आदिवासी समाज को बदनाम किया है। अब देखिए, उनने भ्रष्टाचार किया था, इसलिए उनको जेल जाना पड़ा है और आज जमानत हुआ है। कोई वो मतलब आरोप से बरी नहीं हुए हैं और वैसे मुख्यमंत्री के मतलब मुंह से इस तरह का शब्द निकलना कोई शोभनीय नहीं है। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने हेमंत सोरेन के बयान का समर्थन किया है। कांग्रेस का कहना है कि छत्तीसगढ़ में भी रिमोट से चलने वाली सरकार है, पर्ची से चलने वाले मुख्यमंत्री हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने सच ही तो कहा है, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री रबर स्टैंप के अलावा कुछ भी नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी रिमोट में चलने वाली सरकार है, पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं। साफ है कि हेमंत सोरेन के इस बयान पर आने वाले दिनों में राजनीति और गरमाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के बयान पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने पलटवार किया और कहा कि हेमंत सोरेन अभी जेल से जमानत पर निकले हैं। बीजेपी शासित राज्यों में विकास की गति समेत विरोधी दल शासित प्रदेशों के विकास की गति देख लीजिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जहां विरोधियों की सरकार है वहां का विकास किसी से नहीं छिपा है। अभी जेल से जमानत पर निकले हैं और निकलते ही इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। आज जिस प्रकार से जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं, उन राज्यों की विकास की गति देखें,
और विरोधी दल के राज्यों की विकास की गति देखें, आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपने राज्य की जनता के इच्छा और आकांक्षाओं के अनुरूप काम करके राज्य के विकास का काम करते हैं। ये सोरेन जी को समझ में नहीं आएगा कि विकास क्या होता है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों में प्री ऑडिट करने के निर्देश दिए गए हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने निर्देश दिए हैं। चालू वित्तीय वर्ष के प्री ऑडिट के निर्देश दिए गए हैं। पिछले 4 सालों का भी ऑडिट होगा, प्री ऑडिट होगा। नगरीय निकायों में कड़े वित्तीय अनुशासन लागू करने में मदद मिलेगी इससे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों में प्री ऑडिट करने के निर्देश दिए गए हैं। डिप्टी सीएम अरुण साव ने इसके निर्देश दिए हैं। चालू वित्तीय वर्ष के प्री ऑडिट के निर्देश दिए गए। पिछले 4 सालों का भी ऑडिट होगा। नगरीय निकायों में कड़े वित्तीय अनुशासन लागू करने में मदद इससे मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। अब छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रविवार दोपहर यात्रियों से भरी बस पलटने से एक बच्चे की जान चली गई। बताया जा रहा है कि हादसे में 30 से 35 यात्री घायल हुए हैं। घायलों को सिम्स और जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। हादसा तोरवा थाना क्षेत्र में हुआ था। जानकारी के मुताबिक बस बिलासपुर से सारंगढ़ जा रही थी। गुरु नानक चौक से निकलकर लाल खदान ओवरब्रिज के पास पहुंची थी। तभी सामने से एक बाइक सवार आ गया और उसे बचाने के चक्कर में बस बेकाबू हो जाती है, अनियंत्रित हो जाती है। बेकाबू बस सड़क के पास बिजली के पोल से टकरा गई और पलट गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पोल भी टूटकर नीचे गिर गया। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग पहुंचे और घायलों को बस से बाहर निकाला गया। साथ ही पुलिस को भी हादसे की जानकारी दी गई। वहीं बिलासपुर में हुए सड़क हादसे पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दुख जाहिर किया है। सीएम साय ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर दुख जाहिर किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, बिलासपुर के पास बस पलटने से एक बच्ची के निधन और 30 से 35 यात्रियों के घायल होने की घटना बेहद दुखद है। घायलों को सिम्स और जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कलेक्टर को घायलों के इलाज की उचित व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए हैं। ईश्वर से दिवंगत बच्ची की आत्मा की शांति और घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। वहीं राजनांदगांव के दिग्विजय स्टेडियम में गड्ढों के भ्रष्टाचार की पोल खुल गई है। गड्ढों ने भ्रष्टाचार पोल खुलकर रख दी है। पहली बारिश में दिग्विजय स्टेडियम में अचानक 10 फीट का गहरा गड्ढा हो गया। दिग्विजय स्टेडियम को करोड़ों की लागत से बनाया गया था। जैसे ही स्टेडियम में गड्ढे की जानकारी मिली, जिला प्रशासन आनन फानन में गड्ढे को भरने के लिए पहुंचा और सभी गेट बंद कर दिए गए। वहीं मामले को लेकर अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। हमारे यहाँ राजनांदगांव के दिग्विजय स्टेडियम में, ये दिग्विजय स्टेडियम वही स्टेडियम है जो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने करोड़ों की लागत से बनाया हुआ था। लेकिन आज आप मेरे साथ देख सकते हैं कि यहाँ पे एक गड्ढा हो गया था, 10 फीट का लगभग गड्ढा, जो भ्रष्टाचार का एक नमूना है। और मेरी बाएं ओर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक गड्ढा हो गया था, जहाँ पे ये प्रशासन द्वारा पटरी को लगा दिया गया है। ये स्टेडियम लगभग करोड़ों रुपए की लागत से है, लेकिन यहाँ पे एक भ्रष्टाचार का नमूना आज देखने को मिला। विस्तार न्यूज के लिए मनोज सिंह, राजनांदगांव से। क्रिकेट जगत से जुड़ी ये बड़ी खबर है। अंतर्राष्ट्रीय T20 से रविंद्र जडेजा ने संन्यास ले लिया है। जी हां, और उनका कहना है कि वर्ल्ड कप जीतना उनका सपना था और वर्ल्ड कप जीतना सपना सच होने जैसा है। इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी है जडेजा ने। रोहित और विराट के बाद अब रविंद्र जडेजा ने भी T20 से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। वो पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। जडेजा के हाथों में वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है और एक लंबा पोस्ट करते हैं, इमोशनल पोस्ट करते हैं जडेजा, और T20 से संन्यास लेने का ऐलान रविंद्र जडेजा ने कर दिया है। इंटरनेशनल T20 क्रिकेट खेलते हुए अब रविंद्र जडेजा भी नजर नहीं आएंगे, जैसा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ने ऐलान किया था कि उनका ये आखिरी वर्ल्ड कप है, आखिरी मैच है, और वैसा ही कुछ अब रविंद्र जडेजा ने किया है कि सीनियर क्रिकेटर टीम इंडिया के।
और इसी पर अधिक जानकारी चर्चा करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे, हमारे सहयोगी रवि मेरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, निराशाजनक है जडेजा के फैंस के लिए, लेकिन अच्छी बात यह है कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद 3 सीनियर खिलाड़ियों ने जो सपना था उनका वो पूरा हुआ और तीनों ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है। सुमित, कल जब हमने वर्ल्ड कप जीता तो पूरे देश में उत्साह था, देश में खुशी की लहर थी, लेकिन जब से वर्ल्ड कप जीतने के बाद हम लगातार देख रहे हैं कि जो सीनियर खिलाड़ी हैं, जो स्टार खिलाड़ी हैं, वो सब लगातार संन्यास लेने का ऐलान करते जा रहे हैं। सबसे पहले विराट कोहली ने संन्यास लेने का ऐलान कर दिया, उसके बाद विराट कोहली के जो प्रशंसक हैं उनमें दुख महसूस किया जा सकता है। उसके बाद रोहित शर्मा ने भी कर दिया और आज रविंद्र जडेजा जो कि बेहतरीन बॉलर हैं और बेहतरीन फील्डर हैं, साथ साथ बढ़िया बैटिंग भी करते हैं, तो उनके भी रिटायरमेंट की खबर आई, तो ये भी उनके प्रशंसकों के लिए काफ़ी दुखद है। लेकिन देश को उन लोगों ने सम्मान दिया है, देश के लिए एक बड़ा तोहफा दे दिया है वर्ल्ड कप जीतकर, तो ये उनके प्रति जो सम्मान है और एक पहल भी है कि हम सीनियर खिलाड़ी हैं तो हम यहाँ से संन्यास लेंगे तो जो नए खिलाड़ी हैं, जो टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, उनको मौका मिलेगा। तो बड़े खिलाड़ियों ने ये त्याग किया है कि जो जूनियर खिलाड़ी हैं उनको मौका मिले, इसके लिए उन्होंने त्याग किया है निश्चित तौर पर। और यही आपको एक बड़ा खिलाड़ी बनाता है, यही एक बड़े खिलाड़ियों की पहचान होती है रवि, कि टीम के लिए बोझ नहीं बनना चाहते हैं, वो टीम के लिए बोझ नहीं बनना चाहते हैं। हम जानते हैं जो T20 क्रिकेट का फॉर्मेट होता है युवाओं के लिए होता है, कहीं ना कहीं जैसा कि विराट कोहली ने कहा कि अब जो जनरेशन है उनको बढ़ाया जाएगा, रोहित शर्मा भी ऐसा ही कुछ कहते हुए नजर आए और सीनियर खिलाड़ी टीम इंडिया के जडेजा ने भी ऐसा ही कहा है कि अब आने वाली जनरेशन को मौका दिया जाएगा। 3 खिलाड़ियों का रिटायरमेंट बेहद दुखद है, लेकिन एक बड़े प्लेयर की निशानी होती है कि ये बड़े प्लेयर्स टीम के लिए बोझ नहीं बनना चाहते हैं। निश्चित रूप से सुमित, कोई भी बड़ा प्लेयर अपनी टीम के लिए, अपने देश के लिए बोझ नहीं बनना चाहता, लेकिन एक बड़ी और ज़रूरी जानकारी ये है कि इसमें से कोई भी खिलाड़ी, किसी भी खिलाड़ी के परफॉर्मेंस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि विराट कोहली को ही देख लीजिए, फाइनल मैच में विराट ने ही पूरी पारी संभाली, उससे पहले बाकी सभी मैचों में हमने देखा कि रोहित शर्मा हर मैच में चले, हर मैच को उन्होंने मुश्किल घड़ी से उन्होंने निकाल के मैच जिताया है, तो उनके परफॉर्मेंस पर कोई सवाल उठा ही नहीं सकता। और इसके अलावा रविंद्र जडेजा की बात करें तो उनके फील्डिंग के दम पर ही हर मैच पर पकड़ बनाई जाती है इंडिया टीम की तरफ से। इन तीनों खिलाड़ियों को बोझ के रूप में तो देश देखता ही नहीं है। उनके प्रशंसक काफी दुखी हैं कि वो अभी संन्यास ले रहे हैं। हालांकि एक खुशखबरी ये भी है कि आईपीएल में सभी खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो खिलाड़ी T20 से रिटायरमेंट ले रहे हैं उनके फैंस के लिए अच्छी खबर है कि आईपीएल तो खेलते रहेंगे। लेकिन जडेजा की मैं बात करूं, जैसा कि आप भी रवि कह रहे हैं कि चाहे वो रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, जडेजा हो, इनकी काबिलियत पर, इनके टैलेंट पर शक तो किसी को नहीं है, उंगली कोई नहीं उठा सकता। और जडेजा की बात करें तो ऑलराउंडर, बेहद शानदार ऑलराउंडर रहे हैं और नंबर 1 रैंकिंग पर भी रहे हैं जडेजा। लेकिन ऐसा होना ही था रवि, क्योंकि नए खिलाड़ियों को अब मौका देना है, नई जनरेशन को आगे बढ़ाना है। देखिए, देश में बहुत ज़्यादा क्रिकेट प्रेमी है और भारत में क्रिकेटरों की कमी नहीं है। इतने क्रिकेटर है, आईपीएल में हर साल नए नए क्रिकेटर सामने आते हैं। इस बार भी बहुत सारे क्रिकेटर सामने आए हैं और इस बार वर्ल्ड कप में भी हमने देखा कि बड़े बड़े दिग्गज जो नए खिलाड़ी हैं, जो बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, उन लोगों को बैठना पड़ा था। अब नए जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो रिटायरमेंट लेंगे तो उनको जगह मिलेगी, तो ये उनको जगह देने के लिए प्रयास और ये पहल की गई है। और आने वाले समय में एक देखने को मिलेगा कि एक नया कैप्टन भी दिखेगा और साथ ही साथ जो ओपनिंग बैट्समैन होते हैं उनकी भी नई जोड़ी देखने को मिलेगी। और अब कौन नया कैप्टन बनेगा ये तो संशय की स्थिति है और सबके लिए रोमांचक होगा कि कौन किसको बनाया जाएगा फिलहाल। लेकिन नए खिलाड़ियों को यहाँ पर मौका मिलेगा। रविंद्र जडेजा की जगह अब कई ऐसे बॉलर हैं जो ऑलराउंडर है, उनको भी यहाँ पर अब जगह मिल सकता है। बहुत अच्छा ऑप्शन है जडेजा की जगह लेने के लिए। और जैसा कि जडेजा, विराट और रोहित के संन्यास लेने के बाद अब जो नई T20 की टीम होगी इंडिया की, वो पूरी तरीके से बदली हुई नजर आएगी। लेकिन तीनों दिग्गज खिलाड़ियों के लिए अच्छी बात यह रही कि एक जो रिटायरमेंट था वो बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। वर्ल्ड चैंपियन बनाकर इन्होंने दम लिया है अपनी टीम को। बहुत शुक्रिया रवि, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो वर्ल्ड कप कल जीता टीम इंडिया ने,
शानदार बल्लेबाजी, शानदार फील्डिंग और शानदार गेंदबाजी हुई। तो वर्ल्ड कप में भारत की जीत के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। एक बार फिर से इन 11 खिलाड़ियों ने पूरे देश को खुश होने का मौका दिया, जश्न मनाने का मौका दिया था। अयोध्या में रामलला के गर्भगृह में तिरंगा लहराया गया। इसी दौरान पूरी यूपी में जश्न मनाया गया, पूरी यूपी जश्न में डूबी रही। तो राम मंदिर भी जीत के रंग में रंगा हुआ नजर आया था। ये देखिए तस्वीरें, रामलला के गर्भगृह की तस्वीरें हैं, राम मंदिर के गर्भगृह की तस्वीरें हैं, जहां पर रामलला के मंदिर में तिरंगा लहराया गया और इस तरीके से जश्न मनाया गया। वही T20 वर्ल्ड कप में भारत ने शानदार जीत दर्ज की और इस बहुचर्चित मैच का बहुत से लोगों को इंतजार था। और इसकी एक दिलचस्प तस्वीर इंदौर से निकलकर सामने आई है, जहां वर्ल्ड कप फाइनल मैच खत्म होने तक शादी का समारोह रुकवा दिया गया। स्टेज पर ना दूल्हा था ना दुल्हन थी, सब अपने मोबाइल में लगे हुए थे और मैच देख रहे थे, फाइनल मैच देख रहे थे। और टीम इंडिया ने इन सभी को निराश होने का मौका नहीं दिया। देखिए, दोगुना जश्न मना, दोगुनी खुशी। एक तो शादी की खुशी थी और दूसरी टीम इंडिया के मैच जीतने की खुशी, वर्ल्ड कप जीतने की खुशी। मैच के दौरान शादी समारोह में सन्नाटा पसरा था, क्योंकि सभी की धड़कनें बढ़ गई थी। एक ऐसा मौका आया था मैच के दौरान जब रन बॉल साउथ अफ्रीका को चाहिए थे, कुछ भी हो सकता था। एक टाइम तो ऐसा लग रहा था कि भारत मैच हार जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। वैसे ही शादी समारोह में हर कोई नाचने गाने लगा, झूमने लगे जैसे ही टीम इंडिया जीती। अचानक से नीरस प्रोग्राम में हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई थी। मध्य प्रदेश परिवहन क्षेत्र में अहम बदलाव होने जा रहे हैं। चेक पोस्ट संबंधी नई व्यवस्था कल से लागू होगी। शिकायतों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं इसको लेकर। मध्य प्रदेश में परिवहन क्षेत्र में कुछ बदलाव अब होने जा रहे हैं। कल से नई व्यवस्थाएं लागू हो जाएंगी। प्रदेश में चेक पोस्ट संबंधी नई व्यवस्था जल्द ही लागू की जा रही है और खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई से परिवहन चेक पोस्ट, जो कि दूसरे प्रदेशों की सीमा पर वाहनों के आवागमन के संबंध में भूमिका अदा करती है, वहां जिला प्रशासन के साथ तालमेल कर अव्यवस्थाओं को दूर करने और पारदर्शी व्यवस्था लागू करने का कदम उठाया गया है। मध्य प्रदेश सुशासन के लिए जाना जाता है। परिवहन व्यवस्था के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और नई व्यवस्था से भारी वाहनों के संचालकों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सुशासन का शासन पूरे देश में चल रहा है। मध्य प्रदेश में भी हमने बदलाव किया है। कल 1 जुलाई से विभिन्न जो आरटीओ के चेक पोस्ट हैं, जो राज्य से बाहर के आवागमन के वाहनों के लिए अपनी भूमिका अदा करते हैं, इन सारे चेक पोस्ट पर सभी जिला प्रशासन के साथ हमने तालमेल करने के लिए और यहाँ होने वाली अव्यवस्थाओं के लिए, खास करके जबरन वसूली के या अन्य प्रकार की जो शिकायतें मिलती रहती है, इनको सबको दूर करके साफ सुथरे ढंग से जो आरटीओ का अपना मूल काम है उस काम को करने के लिए प्रबंधन किए गए हैं। तो मध्य प्रदेश परिवहन क्षेत्र में अहम बदलाव होने जा रहे हैं। कल से 1 जुलाई से चेक पोस्ट संबंधी नई व्यवस्थाएं कल से लागू होंगी। शिकायतों पर सख्त कार्रवाई होगी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देशित कर दिया है, सभी अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। तो कल से मध्य प्रदेश में परिवहन के क्षेत्र में कुछ अहम बदलाव होने जा रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। हमारे ब्यूरो हेड श्याम सिंह तोमर जी हमारे स्थान जुड़ गए हैं फ़ोन कॉल पर। श्याम जी, परिवहन क्षेत्र में कुछ बड़े बदलाव हो रहे हैं चेक पोस्ट संबंधी और चेक पोस्ट बंद करने का फैसला होगा और कल से नए नियम लागू हो जाएंगे। बिल्कुल नए नियम लागू करने जा रही है सरकार और ये नियम इसलिए भी लागू करना जरूरी थे क्योंकि पारदर्शिता का एक बड़ा अभाव दिखाई दे रहा था इस पूरे सेक्टर में। तब सरकार ने तय किया कि इस बदनामी को झेलने की बजाय नए सिस्टम को लागू किया जाए। तब 1 जुलाई से परिवहन चेक पोस्ट जो है उसको लेकर खास तौर पर प्रांतों की जो सीमा है, जो अन्य राज्यों से हमारी सीमा लगती है, उन पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। जो जिला प्रशासन है वहाँ का उससे समन्वय बैठाया जाएगा। कुल जवाब पारदर्शिता के लिए इसको लागू किया जा रहा है। कई अहम बदलाव होंगे जिनकी मॉनिटरिंग भी होगी।
निश्चित तौर पर श्याम, और हम लगातार देख रहे थे जैसा कि आपने जिक्र किया, जो मध्य प्रदेश से अन्य राज्यों की सीमाएं लगती हैं उन चेक पोस्टों पर काफ़ी शिकायतें भी यहां पर लगातार मिल रही थी। उन शिकायतों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री का ये बड़ा और अहम फैसला हम कह सकते हैं। बिल्कुल, वाकई में एक साफ सुथरी व्यवस्था लागू हो, ये मुख्यमंत्री कोशिश कर रहे हैं हर सेक्टर में। तो परिवहन में वहां तो कुछ ज्यादा ही कुहासा है। इस तरह की स्थितियां जिन पर लगातार सवाल उठते हैं, चेक पोस्ट पर सवाल उठते हैं, तो जी बहुत शुक्रिया, जी बहुत शुक्रिया श्याम, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी, बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद आपका। अब आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद पीएम मोदी ने एक बार फिर मन की बात की। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल का ये पहला प्रसारण था। बीजेपी ने इसके लिए खास आयोजन किए थे, इंतजाम किए थे और जगह जगह कार्यक्रम को सुनने के लिए बड़े बड़े नेता पहुंचे थे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण किया गया, जिसे लेकर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों समेत अन्य नेताओं ने विशेष आयोजन किए। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में, तो केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर में कार्यकर्ताओं और जनता के बीच पहुंचकर मन की बात सुनी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के नर्मदापुरम रोड स्थित बागमुगलिया मिसरोद मंडल के बूथ क्रमांक 302 पहुंचे और विवेकानंद सामुदायिक भवन परिसर में मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी के विचारों को सुना। इस दौरान पीएम मोदी ने दूसरे देशों में योग दिवस पर हुए कार्यक्रमों का ब्यौरा भी दिया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री कृष्णा गौर, जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। हमने मोदी जी के माध्यम से, जब से उनने प्रधानमंत्री पद का दायित्व लिया, बहुत से नवाचार किए। पूरे देश को, देश की विविधताओं को एक साथ एकजुटता के साथ लाने के लिए और लगातार सकारात्मक माहौल बनाने में मन की बात की बहुत बड़ी भूमिका है। उसी में आज हमने सबने भी देखा कि देश के बाहर योग कैसा होता है। संस्कृत में एक पार्क में भी बात करते हैं तो उसको प्रोत्साहन देने का काम माननीय मोदी जी द्वारा किया जाता है। वहीं मन की बात कार्यक्रम में पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव और कैबिनेट मंत्री कृष्णा गौर ने बूथ क्रमांक 302 में कार्यकर्ताओं के साथ पौधारोपण भी किया। इस दौरान कृष्णा गौर ने कहा कि पीएम मोदी मन की बात कार्यक्रम में जो बताते हैं वो प्रेरणादायक होती है। प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से पूरे देश भर के बहुत नवाचारों के बारे में हमें जानकारी दी, वो अद्भुत और अकल्पनीय है। और वास्तव में देश का प्रधानमंत्री ऐसा ही होना चाहिए, जो देश की संस्कृति, देश की विरासत और देश के नवाचारों से देश की जनता को अवगत कराएं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसे बड़े ध्यान से सुना है। हम सबको गर्व है ये कहते हुए कि जितनी बातें आज प्रधानमंत्री जी ने हमें मन की बात कार्यक्रम में बताई है, वो देश के लिए गर्व और गौरव है। दरअसल मध्य प्रदेश में 6 जुलाई से एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ हो रहा है, जिसमें पूरे प्रदेश में 5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। इंदौर में 51 और भोपाल में 350 जगहों पर 12 लाख पौधे लगाए जाएंगे। पूरे प्रदेश में इस अभियान के लिए विशेष तैयारियां हैं। भोपाल में मन की बात कार्यक्रम सुनने के बाद सीएम मोहन यादव ने सभी से इस अभियान से जुड़ने की बात कही है। श्याम सिंह तोमर, विस्तार न्यूज, भोपाल। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में पौधारोपण का विशेष अभियान चलाया जा रहा है और इसी के तहत जबलपुर के कैंट विधानसभा क्षेत्र में भी बीजेपी के विधायक अशोक रोहानी ने एक पेड़ मां के नाम से अभियान की शुरुआत की और सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोगों ने खुले मैदान में पौधारोपण किया और संकल्प लिया कि पौधे की रक्षा तब तक करेंगे जब तक पेड़ नहीं बन जाते पौधे। विधायक अशोक रोहानी ने कहा कि प्रकृति को बचाना है तो पौधारोपण बेहद अनिवार्य है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में एक पेड़ अपनी मां के नाम लगाने का आह्वान किया है। 30 जून दादा के जन्म दिवस पर एवं माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम विशाल वृहद पौधारोपण कार्यक्रम मोहनिया में 60 एकड़ पर कैंट विधानसभा में किया जा रहा है। यह कार्यक्रम निरंतर जारी रहेगा। हर दिन किसी न किसी स्कूल के बच्चों को लाकर और टीचर्स को लाकर यहाँ पे पौधारोपण का कार्यक्रम निरंतर रहेंगे। जब तक 1,51,000 पौधे आसपास के क्षेत्रों में नहीं लग जाएंगे तब तक यह कार्यक्रम निरंतर जारी रहेगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार पर मंथन चल रहा है। पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के भीतर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हार के कारणों की जानकारी जरूर जुटा रही है, लेकिन कांग्रेस के भीतर फैली गुटबाजी की बीमारी का इलाज अब तक नहीं मिल पा रहा। इसका असर आज भी देखने को मिल रहा है, जब कांग्रेस की इतनी बड़ी बैठक में पार्टी के दिग्गज नेता ही नहीं पहुंचे।
क्या हाल होगा भाई साहब पार्टी का, देखिए इस रिपोर्ट में। पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह लोकसभा चुनाव में जीत का दावा करते रहे, लेकिन परिणाम कांग्रेस के सामने हैं और यही कारण है कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी और पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक में भी ये दोनों नेता मौजूद नहीं रहे। हालांकि उनके समर्थकों ने दावा किया कि उनकी निजी व्यस्तता के चलते ये बैठक में नहीं पहुंचे। जो बैठक में मौजूद हैं वो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के ही लोग हैं। ये बात किसी कांग्रेस के प्रत्याशी ने नहीं बल्कि पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक लखन घनघोरिया ने कही, जिस पर आपत्ति जाहिर करते हुए पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि जो कभी कमलनाथ के करीबी हुआ करते थे, उन्होंने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की मौजूदगी के दौरान खुद को दोनों नेताओं से अलग कर दिया। ये कोई बाध्यता नहीं थी। दिग्विजय सिंह जी हमारे सीनियर लीडर हैं, सबकी अपनी व्यस्तताएं होती हैं। नकुलनाथ जी की अपनी व्यस्तताएं होती हैं। इतने सारे लोग उन्हीं के हैं, कम दिग्विजय सिंह जी के और कमलनाथ जी के हैं जो आए। 100 लोगों में से 98 लोग उपस्थित हैं, 2 लोग नहीं आए। व्यक्तिगत कारण भी जीवन में, व्यक्तिगत जीवन भी तो होता है भाई। आदमी का पहले से कार्यक्रम बना हुआ है, कोई विदेश यात्रा पे, कोई अपने निर्धारित कार्यक्रमों में दिग्विजय सिंह जी लगे हैं। अब जीतू पटवारी के सामने चुनौती है कि मध्य प्रदेश में पहले कांग्रेस में हार की बीमारी को दूर किया जाए। पटवारी का कहना है कि 2 दिनों से बैठक चल रही है, हमारी बैठकों से स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर हार के क्या कारण रहे। हार की बीमारी का कारण पकड़ में आ चुका है, उसे जल्द ही डायग्नोज किया जाएगा। जो कारण आया वो बताना भी चाहिए, और अभी तो मैंने कल भी कहा था कि डायग्नोस नहीं होगी बीमारी तो दूर कैसे होगी। तो जो सच है, जो सही है, उसी पे काम। हमको एक भी सीट नहीं मिली है लोकसभा में, और ये बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि मध्य प्रदेश हमेशा एक ऐसा राज्य रहा है जहाँ कांग्रेस मजबूत रही है। लेकिन मैंने हमेशा ये माना है कि जरूर कारण क्या रहे होंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। इधर जीतू पटवारी का समर्थन पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक जयवर्धन सिंह ने भी किया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई, लेकिन आने वाले 4.5 साल में कांग्रेस को एक बड़ा कुनबा तैयार करना होगा, जिससे कांग्रेस की सरकार बने। कांग्रेस के लिए भले ही लोकसभा चुनाव के नतीजे निराशाजनक हैं, लेकिन कांग्रेस को उम्मीद बनाए रखने के साथ बदलाव की भी जरूरत है। विस्तार न्यूज के लिए विवेक पांडे की रिपोर्ट। अब बात होगी भोपाल एयरपोर्ट की, जिसे फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली। पिछले 6 महीने में चौथी बार एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। एफआईआर दर्ज हो गई है हालांकि इस पर, और धमकी के बाद बम स्क्वाड दल ने एयरपोर्ट की जांच की, कुछ नहीं मिला और ये खबर अफवाह निकली। इससे पहले भी ऐसी ही खबरें निकलकर सामने आई थी। राजधानी भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी यहां पर दी गई थी, और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि चौथी बार ऐसा हुआ है कि एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पिछले 6 महीने में 4 बार ऐसा हो चुका है जब एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। ईमेल के जरिए ये धमकी मिली थी, धमकी भरा मेल आया था, और जैसा ही ये मेल आता है, खबर लगती है, बम स्क्वाड टीम वहां पर पहुंचती है, जांच होती है, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ एक अफवाह निकलती खबर मुरैना से है, जहां हॉस्टल में रहने वाले छात्र सुरक्षित नहीं, असुरक्षित हैं। अनुसूचित जनजाति महाविद्यालय के छात्रावास में छात्रों के निःशुल्क रहने की व्यवस्था तो है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि यहां पढ़ाई तो दूर, छात्रों के पास बैठने तक की जगह नहीं है। सालों पुराना भवन जर्जर हो चुका है। बारिश के मौसम में छत से पानी टपकता है। किस तरीके से परेशान है छात्र, तस्वीरों में आप देखिए। कमरों में पानी भर जाता है, कपड़े में लेकर बाल्टी में निचोड़ते छात्र आपको नजर आ रहे होंगे। गैलडे का भी यही हाल है। ऐसे में छात्रों ने अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर कलेक्टर के बंगले का घेराव किया और छात्रावास हॉस्टल की व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की है। अब देखना होगा कि कब इन छात्रों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन जागता है, एक कदम उठाता है। इसमें पानी भरता है, जब बरसात होती है तो इसके शौचालय सही नहीं है, गिरने की हालत में कभी भी गिर सकती है। अगर ये गिरेगी तो इसमें लड़कों की हताहत होगी। छात्रों के साथ जो कुछ भी हो सकता है उसका जिम्मेदार कौन होगा? या तो हमें नई व्यवस्था करवाई जाए, या फिर हमें, कहने का मतलब कि हमारे एग्जाम चल रहे हैं, हमारे पेपर हैं, तो हमें कहीं भी शिफ्ट किया जाए। टपकती है, छत टपकती है, भराव होता है, बिल्डिंग में भर जाती है पानी के समय,
अभी आप देख के आए थे, बिल्डिंग भरा हो जाता है, लेटरिन बाथरूम, कीड़े मकोड़े लेकर सांप वगैरह निकलते हैं यहाँ पर। कल हम रात को आए थे शिकायत करने के बाद, तो हमने फिर 2 सांप निकले थे, वो मारे थे हमने। डर तो लगता है पर लेकिन मजबूरी है, हमारी परीक्षा आ गई है, परीक्षा तो देनी है। बिल्डिंग फूटी है, वो क्षतिग्रस्त भी, उसमें भी देना पड़ेगा एग्जाम। तो वो ऊपर चले आते छत पे, कभी कभी बारिश बंद हो जाती है, तो अगर बारिश नहीं बंद होती तो ऐसे ठाड़े रहते हैं। रातें कर्मचारी नहीं है और अधीक्षक सर आते हैं, खाना बनवाने के टाइम पे आते हैं और फिर उसके बाद चले जाते हैं बाइक लेकर। तो सुना और देखा आपने क्या हालात है हॉस्टल की। जगह जगह पानी भर रहा है, कितने परेशान हैं छात्र यहाँ पर। कैसे करेंगे पढ़ाई, कैसे करेंगे पढ़ाई, कैसे रहेंगे। देखिए छत से पानी टपक रहा है, क्या बुरा हाल हो चुका है। और अभी तो बारिश इतनी हुई भी नहीं है, ज़्यादा बारिश होगी हैवी रेन में क्या कुछ हालात होंगे। दीवारें दरक रही हैं, जर्जर हो चुका है हॉस्टल, सुरक्षित नहीं है छात्र, गुहार लगा रहे हैं, कई बार गुहार लगा चुके हैं। कलेक्टर निवास पर भी पहुंच गए घेराव करने के लिए, कलेक्टर से अपनी बात कहने के लिए। अब देखना होगा कि जब हॉस्टल के छात्र कलेक्टर के पास पहुंचे अपनी बातों को लेकर, क्या होता है, क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। मनोज उपाध्याय जुड़े हुए हमारे साथ फोन लाइन पर इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए। मनोज, बेहद बुरा हाल है, तस्वीरों में साफ नजर आता है और अभी तो बारिश कुछ भी नहीं हुई है। जब हैवी रेन होगी, भारी बारिश होगी तो हालात और भी ज्यादा बिगड़ जाएंगे। मनोज जी बिल्कुल, मैं सुमित बताना चाहूंगा कि नेशनल हाईवे क्रमांक 44 से ही सटा ये जो अनुसूचित जाति महाविद्यालय छात्रावास है, बालक छात्रावास है, इसकी दशा इतनी खराब है कि बच्चे रात में सो नहीं पा रहे, बैठकर खाना नहीं खा पा रहे, कि पूरा जो हॉस्टल है वो इसमें पानी टपकता है और नीचे पानी भर जाता है, जिससे अपने कपड़ों से धोकर उसे बाल्टी से भर भर कर बाहर निकालते हैं। वहीं छात्रों का कहना है कि कभी भी जो इमारत है वो ढह सकती है, पूरी जर्जर इमारत है और कभी भी यहाँ कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। 1 वर्ष से मेंटेनेंस पे लगा हुआ है, लेकिन 1 वर्ष में भी इसका मेंटेनेंस मनोज, छात्रों ने अपनी बात तो रख दी है, कलेक्टर दफ्तर का घेराव करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन वहां से कोई जानकारी आई, वहां से कुछ आश्वासन छात्रों को मिल पाया क्या? जी बिल्कुल सुमित, मैं बताना चाहूंगा कि जैसे ही छात्रों ने कलेक्टर बंगले का घेराव किया तो वहां जो संतरी थे उन्होंने कहा कि कलेक्टर साहब आज दिन की जो कलेक्टर जिला कलेक्टर है वो छुट्टी पर हैं, आप जो प्रभारी कलेक्टर हैं चित गढ़पाले जी वहां जाएं और उनसे अपनी समस्या रखें। तो देर रात जो छात्र चित गढ़पाले के बंगले पर पहुंचे तो वहाँ देखा, उन्होंने कहा यहाँ तो प्रभारी कलेक्टर है ही नहीं, ग्वालियर निकल गए हैं। फिर उसके बाद किसी ने कहा एसडीएम के पास जाओ, तो एसडीएम के बंगले पे पहुंचे तो एसडीएम मिलने से इनकार कर दिया। वही छात्रों का कहना है कि सरफ भी निकलते हैं इसमें, कल 2 सरफों को जो सरफ थे उनको मारा था, तो कहीं न कहीं कुल मिलाकर यही हालात है। कोई कहता है यहाँ जाइए, कोई कहता है वहाँ जाइए, कोई कहता है इससे अपनी बात रखिए, बस छात्र यहाँ वहाँ भटक रहे हैं अच्छी व्यवस्थाएं पाने के लिए। उम्मीद है कि खबर दिखाए जाने के बाद इसका असर भी हो और प्रशासन तक, कलेक्टर तक इनकी बात पहुंच जाए। बहुत धन्यवाद मनोज, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया आपका। अब खबर रीवा से है, जहां एक शादीशुदा महिला की मौत के बाद ससुराल और मायके पक्ष में विवाद हो गया। मायके पक्ष का कहना है कि उन्हें बीते दिन बेटी दीक्षा के बीमार होने की खबर दी गई। जब वो उससे मिलने पहुंचे तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। महिला की 29 मई 2023 को रीवा के भोलगढ़ में रहने वाले ऋषि मिश्रा से शादी हुई थी। तब पिता ने 5 लाख रुपए नगद सहित दहेज दिया था, लेकिन परिजनों का आरोप है कि ससुराल वाले उसे लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। बेटे की मौत की खबर लगते ही परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है और इस बीच बात इतनी बिगड़ गई कि दोनों पक्षों में लात घूंसे चलने लगे। ऐसे में पुलिस बीच बचाव करने के लिए वहां पर पहुंचती है। लल्लू ऐसा है कि मौसी की तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो उसका दांत दर्द कर रहा है, तो तू रेंगते लेके गई है हॉस्पिटल अपना दांत दिखाने। तो ये बोला कि मौसिया जी कोई साथ में नहीं गए हैं, तो ये वो बोला कि नहीं ये अकेले गई है, और वहाँ बेहोश हो गई तो भर्ती करा दिए। फिर बाद में मौसिया जी गए हैं। लहास से यहाँ आई और उसमें कुछ नहीं था, उसके मंगलसूत्र निकाल लिए, कान का नोच लिए, पायल नोच लिए सब, और यहाँ उसके पूरे सूजन है और नीलापन है। यहाँ पलाई में जैसे मारे हैं वैसे उसके। दहेज मांग रहे थे 2 लाख रुपए, अभी दिया भी 1 महीना पहले खेत बेच के 5 लाख पहले दिया। इसके बाद दहेज के लिए प्रताड़ना करता रहा हमेशा हमको। गाड़ी से शादी में सब सामान जो देते हैं सब पूरा फर्नीचर, सोना 4 तोला, 1 किलो चांदी,
5 लाख रुपए तिलक में थाली हई है साहब, कहता था कि और मेरे को चाहिए। वहीं रीवा में इन दिनों बिजली विभाग पर एक तरफा कार्रवाई के आरोप लग रहे हैं। जहां एक तरफ लाखों के बकाया बिल पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो वहीं किसानों पर कार्रवाई लगातार जारी। आखिर क्या है पूरा माजरा, इस रिपोर्ट में देखिए आप। रीवा में बिजली विभाग इन दिनों एक्शन मोड में है, लेकिन ये एक्शन सिर्फ आम जनता पर ही लिया जा रहा है। स्टोन क्रैशर मालिक लाखों का बिल बकाया होने के बावजूद इस कार्रवाई से बचे हुए हैं। वजह है बिजली विभाग की मेहरबानी। इधर किसानों का कहना है कि विभाग एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। अब ये सरकार जो है तो इसको सरकार को इसमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि जो बड़े बड़े किसान हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, उनका कनेक्शन नहीं काटा जा रहा। इनका लाख करोड़ रुपए पड़ा है, 50,000 पड़ा है, मतलब लाख से ऊपर है, लेकिन इनका 2,000, 4,000, 5,000 उनका एमपी वाले जाते हैं, रोज कनेक्शन काटते हैं, परेशान करते हैं। जो वर्तमान में सैकड़ों किसानों के एक साथ विद्युत विच्छेद की कार्रवाई की गई है, निश्चित तौर से निंदनीय है। इसलिए कि आज के दौर में किसान सबसे परेशान है, हतप्रभ है, आत्महत्या भी कर रहा है। ऐसी परिस्थितियों में विद्युत विच्छेद करना अमानवीय है। जिन लोगों के बिल समय पर जमा नहीं हो रहे या 10,000 से ज्यादा का बिल बकाया है, उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं और रोजाना क्षेत्र में ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। अभी आज प्रोग्रेसिव हमारे करीब 8,500 कनेक्शन हमने इस माह विच्छेदित किए हैं, जो कि लगभग 10,000 के ऊपर की रेंज के हैं। और अभी हम अगले 2-3 दिनों में इसकी रेंज लाके 4,000 से 10,000 तक की अपन श्रेणी में इसको विद्युत विच्छेदन करेंगे। इधर संभागीय अधिकारी IK त्रिपाठी का कहना है कि कार्रवाई समान रूप से सबके ऊपर की जा रही है। विभाग में ज़्यादा समस्याएं आती, पानी बरसने, पेड़ टूटने, पेड़ गिरने से, तो उसके लिए गर्मी के समय से ही बिजली विभाग अपने लाइनों, ट्रांसफार्मर्स के मेंटेनेंस प्रारंभ कर देता है। 33 kV के लगभग 85% फीडर्स का मेंटेनेंस हो चुका है। इसी तरह लगभग 65% 11 kV फीडर्स का भी मेंटेनेंस किया जा चुका है। बिजली विभाग के अधिकारी भले ही कितनी सफाई क्यों न दे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही देखने को मिल रही है। अब देखना होगा कि स्टोन क्रैशर मालिकों के कनेक्शन कब काटे जाएंगे। रीवा से विस्तार न्यूज के लिए विवेक तिवारी की रिपोर्ट। अब आपको एक झोला छाप डॉक्टर का कारनामा दिखाते हैं। बलरामपुर से खबर है, जहां झोला छाप डॉक्टर ने महिला को मौत के मुंह में लाकर खड़ा कर दिया। एक मेडिकल स्टोर संचालक ने दुकान में ही महिला की सर्जरी कर डाली है। जी हां, मेडिकल स्टोर संचालक ने अपनी दुकान में ही सर्जरी कर दी। भाई साहब देखिए आप, सर्जरी के बाद महिला की हालत इतनी बिगड़ गई कि इलाज के लिए 2 लाख रुपए खर्च करने पड़े उन्हें। लेकिन अभी तक मेडिकल स्टोर संचालक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जो कि हैरान करता है। देखिए रिपोर्ट। यह है बलरामपुर के हरिगवा गांव की रहने वाली सावित्री साहू। सावित्री साहू की जिंदगी से झोला छाप डॉक्टर ने ऐसा खिलवाड़ किया कि लेने के देने पड़ गए। बड़ी मुश्किल से जान तो बच गई, लेकिन अब भी बिस्तर पर पड़ी हुई है। दरअसल सावित्री बाई पड़ोसी गांव पंडरी एक मेडिकल स्टोर पर पाइल्स की दवाई लेने पहुंची थी, जहां मेडिकल स्टोर के संचालक राजू प्रसाद गुप्ता ने उन्हें अपनी बातों में फंसाया और 23,000 रुपए लेकर दुकान में ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन के बाद महिला की हालत लगातार बिगड़ने लगी, जिसके बाद अंबिकापुर के मिशन अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया। करीब 2 लाख रुपए खर्च होने के बाद महिला की जान बच सकी। दवाई कराओ गल रही ना वहाँ मेडिकल दुकान में, राजू कहना गुप्ता ना नाम बा, तो गईली तो कहन कि हम कही बाबा सिरवा हमरे की, तो कहा दाई तब बिहन्ने आओ, तो बाबा सिर का ऑपरेशन कर देव हम, आओ 15 दिन में तो एकदम बढ़िया हो जाबे। ऑपरेशन का तो बेड डूब गल है, तो भाई हमरे दोनों झगड़ रही, तो फिर ऑपरेशन करवा कर घरे अली। फिर 10-15 दिन के बाद में पूरा मैदान पेशाब पूरा रुक गल, सब रुक गल, कुछ ना हो। तब फिर बीमारी बहुत सीरियस हो गई। बोले वो गुप्ता डॉक्टर राजू कि मान ले हम ऑपरेशन करते हैं तो ठीक हो जाओगे, मान लो ढेर नहीं 15 रोज का समय लगेगा। तो हम कि ठीक बा भाई ऑपरेशन कर दा। तो वहीं पर ऑपरेशन वो किए, तो ऑपरेशन करने के बाद हाँ बहुत सीरियस हो गई। इसके बाद रास्ता बंद हो गया, तो मरने लायक हो गई एकदम कि अब तो प्राण छूटेगा।
तो एम्बुलेंस यहाँ से तैयार करके फिर भागे हम वहाँ मिशन में। तो मिशन में वही फिर ऑपरेशन हुआ, तो 2.5-3 लाख रुपया लग चुका है। इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की शिकायत मिलने के साथ ही जांच शुरू कर दी गई है। जी, पुलिस के संज्ञान में आया है। थाना रघुनाथ नगर क्षेत्र के ग्राम हरिगवा की कोई महिला है सुमित्रा साहू, उसका पंडरी के गुप्ता मेडिकल स्टोर के संचालक के द्वारा बवासीर का ऑपरेशन कराया गया था, जिसके बाद उसकी स्थिति नाजुक हुई है और जानकारी मिलते ही पुलिस स्टाफ के द्वारा उसको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। अभी प्रथम दृष्टया मामला पुलिस के संज्ञान में आया है, आगे की पूछताछ करके कार्रवाई की जा रही है। पुलिस जांच कर रही है, लेकिन हैरानी की बात है कि अब तक स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने मेडिकल संचालक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है और न ही मेडिकल संचालक के खिलाफ ड्रग डिपार्टमेंट ने कोई एक्शन लिया। यही वजह है कि बलरामपुर में झोला छाप डॉक्टर्स का रैकेट खूब फल फूल रहा है और अपने फायदे के लिए वो लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने से भी नहीं चूक रहे। विस्तार न्यूज के लिए नंद कुमार कुशवाहा की रिपोर्ट। और इसी के साथ ही आपका शहर आपका रिपोर्टर में फिलहाल इतना ही। विस्तार न्यूज पर खबर लगातार जारी है। नमस्कार।